नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। आज आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के क्या मायने हैं और जो अभी आरक्षण हटाओ आंदोलन एक प्रकार से जंतर मंतर पर चल रहा है और उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो नेता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं आरक्षण को लेकर, उस पर ये वीडियो है। और वो वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद बताएंगे क्या इसी मानसिकता से कोई व्यक्ति बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बना सकता है क्या? पहले आपको वो वीडियो सुनना चाहिए और वो वीडियो सुनिए, बहुत छोटी सी वीडियो है, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। तो सुन लिया आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो काफी पुरानी वीडियो है, इसको लेकर मैं आज क्यों आ गया हूं। दरअसल ये पोस्ट देखिए, चिराग पासवान के फेसबुक हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया है 17 घंटे पहले, और उस पर लिखा गया है कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, तब तक ना संविधान को कोई खतरा है और ना आरक्षण को कोई खतरा है। यानी आप सोच सकते हैं, हो सकता है कि चुनाव के दौरान आपको वोट लेने के लिए या आपको फिर उस प्रकार से वोट की जुगत करने के लिए कुछ इस प्रकार के बयान देने पड़ सकते हैं। लेकिन ये जब आप पोस्ट करते हैं ऐसे वक्त में जब आरक्षण हटाओ आंदोलन, या एक प्रकार से आरक्षण हटाओ उसको ना कहें, आरक्षण को रिफॉर्म करने की बात हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देश में जो आरक्षण की व्यवस्था लागू है, उससे एक खास वर्ग, जाति भी नहीं, उस जाति विशेष में भी एक वर्ग बन चुका है जिसको इसका लाभ मिलता है। जो जिनके पिता या दादा एक बार पहले किसी नौकरी में प्रवेश कर जाते हैं और बड़ी नौकरी में प्रवेश कर जाते हैं, उनके परिवार को आने वाले पीढ़ियों को भी उसी प्रकार से उसका लाभ मिलते रहता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई एक आईएएस अधिकारी बन जाता है, अब वो अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में, बढ़िया कॉलेज में, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया तालीम दे सकते हैं और वो देते हैं। और उसके बाद जब वो आरक्षण व्यवस्था का लाभ लेने की बात आती है, फिर से वो यूपीएससी में, बीपीएससी में या अलग अलग पब्लिक सर्विसेज में जाने की बात होती है, तो उनको उसका लाभ मिल जाता है। और उस लाभ से सिर्फ, जो मैं कह रहा हूं कि एक खास वर्ग को ही फायदा होता है। यानी उस जाति विशेष में भी जिसके लिए ये आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, उसमें भी कुछ खास वर्ग को ही इसका लाभ मिलता है, पूरी जाति को इसका लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए इसमें रिफॉर्म की बात हो रही है कि आखिर जिसको एक बार लाभ मिल चुका है या जिसका परिवार संपन्न हो चुका है, उसको ही बार बार लाभ क्यों मिले? क्यों ना इसको रिफॉर्म किया जाए और आर्थिक आधार पर इसको लागू किया जाए कि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको इसका लाभ मिलेगा और वो फिर सामाजिक स्तर उसका ऊंचा होगा। तो ये इस प्रकार से क्यों नहीं किया जाए? और अगर इसको लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है तो इसमें क्या गलती है? लेकिन आपने देखा होगा अभी हाल के दिनों में, पिछले 2 दिनों में, जिस प्रकार से उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, लगातार लाठीचार्ज किए गए, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, ये आप सबने देखा होगा। उसको अभी बताने की जरूरत नहीं है। अभी बताने की जरूरत यह है कि ये महाशय क्या सोचते हैं। इनका मैं आपको कुछ, जो इनका अभी भी, आप अगर फेसबुक पर जाएंगे, इनके फेसबुक हैंडल पर, तो आप देखेंगे इनके फेसबुक बैनर में लिखा हुआ है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या आप इसी मानसिकता से
बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करेंगे, बिहार कैसे फर्स्ट होगा? कुछ परिवार फर्स्ट हो सकता है, आपका परिवार फर्स्ट हो सकता है। चिराग जी, आपका परिवार फर्स्ट हो सकता है, क्योंकि आपके परिवार से 8 लोग राजनीति में सक्रिय रूप से हैं। आपके एक ही परिवार से, आप ही के जाति, पासवान जाति में कितने लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? आप ये नहीं चाहते हैं जो आर्थिक रूप से पासवान समाज में काफी पिछड़ा हुआ है, उनको इसका लाभ मिले? आप ये नहीं चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि उनको बरगला कर रखा जाए और उनके नाम पर आप जो है वो मलाई खाते रहें। इसीलिए आप इसकी मुखालफत नहीं करते हैं, इसकी वकालत करते हैं और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से ये आगे लागू रहे। मैं आज कुछ नाम पढ़कर सुनाता हूं अपने दर्शकों को और अपने पासवान समाज के, हमारे पासवान भाई जो हैं उनके लिए, कि आप जिनको अपना नेता मानते हैं, जिनको आप वोट देते हैं, बिहार में जो लगभग 6% के आसपास, 6 से 7% है, कहा तो जाता है 5 से 7% के बीच में, जिनको आपने अपना नेता माना है, उनकी मानसिकता क्या है? वो आपको ऊपर नहीं उठाना चाहते हैं। आप सिर्फ ये इसलिए इनको वोट करते हैं कि वो पासवान जाति से हैं और पासवान जाति से हैं, इसीलिए उनको वोट दिया जाए, सिर्फ इसलिए। और अगर आपका मान लिया जाए कोई फॉरवर्ड क्लास का व्यक्ति अगर जाकर के आपकी भलाई की बात करता है तो आप उसका विरोध करें, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसी मानसिकता की वजह से आज भी हमारे पासवान समाज हो या हमारे दलित समुदाय के जितने भी लोग हों, ये सभी अगर पिछड़े हुए हैं तो इसी मानसिकता की वजह से और ऐसे ऐसे नेताओं की वजह से। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि इनके यहां से कितने लोग राजनीति रूप से सक्रिय हैं। ये देखिए, ये आप भी, ये मैं नहीं ऐसा निकाल कर लाया हूं, आप भी अगर निकालना चाहते हैं तो ये एआई के जरिए आप सीधे गूगल में वॉइस टूल के जरिए आप बोलकर पूछिए कि चिराग पासवान के परिवार से कितने लोग राजनीति में हैं, तो उसमें सीधा सीधा जो जवाब आएगा वो इस प्रकार से है कि चिराग पासवान के परिवार में राजनीतिक कुनबे से कुल 8 लोग सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं। और इनके प्रमुख चेहरे कौन कौन हैं? एक तो इनके पिताजी जो अब स्वर्गवास जिनका हो गया, रामविलास पासवान, चिराग पासवान जो अभी सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, पशुपति कुमार पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अलग पार्टी बनाए, दोनों भतीजे और चाचा में लड़ाई हुई, फिर अलग अलग हुए, दोनों की अलग अलग पार्टी है और फिर वो इस बार जीत नहीं पाए थे, इसलिए पूर्व, और वो पहले मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। इसके अलावा रामचंद्र पासवान, ये भी पहले सांसद रह चुके हैं और ये रामविलास पासवान के भाई हैं। प्रिंस राज, ये भी सांसद हैं, पूर्व सांसद। अनिल कुमार साधु, ये हैं रामविलास पासवान जी के दामाद हैं। अब आप समझिए अरुण भारती जो एक और दामाद हैं, वो अभी भी सांसद हैं। इसके अलावा और भी लोग इनके परिवार से या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये इनके परिवार, आखिर अब बताइए कि इनके परिवार को आरक्षण की क्या जरूरत है? इनको आरक्षण क्यों मिले? ये क्या आप नहीं सोचेंगे? ये क्या हमारे पासवान भाई नहीं सोचेंगे कि इनके परिवार को आरक्षण क्यों मिले? और इसीलिए ये लगातार आरक्षण की बात करते हैं। इस आरक्षण की बात से आपकी भलाई नहीं होगी। इस आरक्षण की बात से अगर भलाई होगी तो सिर्फ ऊपर के कुछ जो मलाई चाट रहे हैं अभी तक, सिर्फ उनकी भलाई होगी, आपकी भलाई नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी समय है कि हमारे जितने भी वंचित लोग हैं वो इसमें शामिल हों और उसको ये ना माने कि आरक्षण व्यवस्था खत्म हो रही है। आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की बात नहीं हो रही है, आरक्षण में रिफॉर्म करने की बात हो रही है कि अगर आपके समाज से कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो चुका है तो उसको उस लाभ से वंचित किया जाए, उसको उसका लाभ ना दिया जाए। लेकिन ऐसे नेता सिर्फ इसलिए इस बात को उठाए रखना चाहते हैं ताकि इनकी भलाई होती रहे या इनके परिवार में और भी जो लोग अभी नहीं संपन्न हो पाए हैं वो संपन्न हो जाएं। यानी कि ये कुल मिलाकर ये है, इसका मतलब कि ये नहीं चाहते हैं कि आपकी भलाई हो। आपके यदि किसी भी समाज में अगर वो अत्यंत पिछड़े में है या पिछड़े में है, ओबीसी में है, किसी में भी है जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है और उस आरक्षण के बावजूद भी अगर आपकी स्थिति नहीं सुधर पा रही है तो आप समझ सकते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार कोई फॉरवर्ड नहीं है, कोई सामान्य जाति के लोग नहीं है। जिम्मेदार इसके लिए कौन है? जिम्मेदार आपकी ही जाति के लोग हैं जो ऊपर में वो आपका आरक्षण खा जाते हैं। वो आपके आरक्षण का लाभ सिर्फ उनको मिलता है।
आप ये नहीं जानते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो उसी सरकारी स्कूल में और या इसी प्रकार के स्कूल में जिसमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो उसमें पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और आप जिनको वोट देकर पहुंचाते हैं या आपके परिवार, आपके समाज से जो लोग सरकारी नौकरी में बड़े पोजीशन पर चले गए हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? क्या आपने सोचा है कभी इसके बारे में? आप ये सोचिए कि आप जिनको वोट देते हैं या आपके समाज से जो लोग ऊपर चले गए हैं, उनके लिए आप लोग आवाज उठाइए कि अब वो लाभ आपको मिले, ना कि आपके ऊपर जो आपके समाज में बड़े हो चुके हैं उनको मिले। इसलिए आज जरूरत है, और मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ये आपकी भलाई के लिए बना रहा हूं। हमारे जितने भी पासवान समाज के लोग हैं, जितने भी दलित या महादलित समाज के लोग हैं, या और भी जाति के लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वो इस आवाज को उठाइए कि आप आरक्षण की व्यवस्था अगर लागू रखना चाहते हैं तो इसको रिफॉर्म कीजिए, इसमें रिफॉर्म लाइए और इसको आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। आपको ये नहीं लगता है कि सामान्य जाति में भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, कोई भी हो, क्या उसमें गरीब नहीं है? क्या उनके बच्चे बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं? क्या उनको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है क्या? इसीलिए ये जो आरक्षण रिफॉर्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, वो इसलिए लड़ी जा रही है कि आर्थिक आधार पर वो आरक्षण हो। और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी वंचित समाज के लोग हैं वो इसमें साथ देंगे और इसको एक बेहतर रूप से आगे बढ़ाएंगे ताकि आरक्षण में रिफॉर्म हो सके। हम इसी प्रकार की और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।